What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. आप लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी कि मौज लो, रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कोई भी आप लोगों को मोमेंट अगर जीना है तो शानदार तरीके से जीना है। उसमें आप लोगों को परेशान, हैरान या फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लाइफ जितनी भी जीनी है भले ही छोटी क्यों ना हो पर लेकिन शानदार होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा लंबी लाइफ जी और मर मर कर जी रहे हैं तो उसमें कोई मजा नहीं है। जो जीना है वो इंजॉय ले लेकर और काम कर 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 आप लोगों को जीना है। इस तरीके की लाइफ को आप लोगों को अपनी लाइफ का पैटर्न बनाना है, और अगर ऐसी लाइफ आप लोग छोटी भी जी कर जाएंगे तो वो एक प्रोडक्टिव लाइफ होगी। तो इस तरीके की लाइफ जीने में विश्वास रखिए, ना कि लंबा जीने में विश्वास रखना है। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है त्रिनिदाद एंड टबैगो। जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ में काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, उनके आंसर। सबसे पहले पूछा था कि 50% रिजर्वेशन हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराने की जो लिमिट रखी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस के टाइम पर रखी गई थी। यह है इंदिरा साहनी केस। तो ये जो जजमेंट आया था इसमें बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 103 यानी कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया, और इसी के तहत जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है और खासकर जो आप लोग बात करते हैं एजुकेशन में रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी इसको रिव्यू करेगा, उसके बाद में पता चलेगा मेनली किस तरीके से चीजें आगे बढ़नी है। ट्राइबल स्टेटस अगर किसी कम्युनिटी को देना है, जैसे कि राजस्थान में पहले डिमांड की गई थी गुर्जर कम्युनिटी के द्वारा, तो 5th शेड्यूल के द्वारा यहाँ पर ये ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है। किस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल है, रहने का कल्चर कैसी है, क्या क्या चीज की उनको कि क्या क्या चीज उनको मिल पाती है, कितनी बैकवर्डनेस है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ओनली इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप लोग कंडीशन मानकर ट्राइबल स्टेटस नहीं दे सकते। आगे बात की जा रही है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब यहां पर ये होता है कि अगर कोई कंपनी किसी एरिया में काम कर रही है तो उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में जो भी नुकसान किया है, इन्वायरमेंट को, पानी को पोल्यूट किया है या लैंड को पोल्यूट किया है, ये वहां का रिसोर्सेज यूज किया है, तो वहां पर जाकर वो कोई ना कोई अपना डोनेशन भी दे। तो इस तरीके से 2% लास्ट 3 ईयर का जो यहां पर प्रॉफिट होता है उसका 2% यहां पर CSR में दिया जाता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर उसका 1000 करोड़ हो, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ हो, या फिर एनुअल नेट प्रॉफिट ये 5 करोड़ हो, तो यहां पर 2% लास्ट 3 ईयर का यहां पर देखा जाएगा। ये तो कम से कम याद रखिएगा, 2% दिया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट 3 ईयर का। ये स्टेटमेंट रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछी भी गई है। इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया एरो ये इंडिया 2019। यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री की पावर दिखाई जा रही है, क्या क्या हम लोग इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं, कई तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो 12वां एडिशन बेंगलोर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकैपिटलाइज पैकेज देने की बात की जा रही है बैंक को। तो इसमें रिकैपिटलाइजेशन की जो बात चल रही है ये 48,239 यानी कि 48,239 करोड़ रुपीस देने की बात की गई है 12 टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक को। इसके बेस पर यहां पर जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है उससे बाहर इनको निकाला जाएगा। क्या होते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? आरबीआई यहां पर लिमिटेड कर देता है कैपेबिलिटी जो यहां पर प्राइवेट बैंक है उनकी, यानी कि प्राइवेट एंटिटी को ये लोन नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से यहां पर बैंक जो है अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, जो ये वो बैंक होते हैं जिनका एनपीए बहुत ज्यादा होता है। तो इसको उससे बाहर निकालने के लिए यहां पर ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ बन सके और अच्छे से काम कर सके। तो तमाम ये बातें हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, वीडियो आप लोगों तक थोड़ा लेट पहुंच सकती है क्योंकि सुबह से मेरे यहां पर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे पूरा काम मोबाइल से करना पड़ रहा है। और वैसे अगर मोबाइल से अगर मैं अपलोड करता हूं तो लगभग यहां पर 45 से 50 मिनट लगते हैं, और अगर मैं नॉर्मल जो मैंने लैंडलाइन कनेक्शन लगा रखा है उससे अपलोड करता हूं तो लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आप लोगों के पास में ये वीडियो लगभग आप लोग लगाइए कि 30 से 35 मिनट लेट पहुंचेगी अगर इंटरनेट नहीं आया जब तक ये वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा। तो अगर आ गया तो टाइम पर पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए डिस्कशन आगे देखते हैं क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में।
तो जो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर ये काफी एक आप लोग ऐसी मतलब गलत घटना इसको बोल सकते हैं, मतलब दुखी करने वाली घटना मैं इसको बोलूंगा। देखिए हो क्या रहा है, उत्तराखंड से बहुत सारे कश्मीरी बच्चे या फिर दूसरे एरिया से जो वहां पर पढ़ने आए थे, अपने घर को छोड़कर वापसी उनको जम्मू एंड कश्मीर जाना पड़ रहा है। रीजन ये है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी वजह से जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ रहा है। देखिए अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर समझेंगे ना, एक्चुअल में जो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं वो यही चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि जो ये बच्चे हैं, अगर इनके ऊपर कोई खतरा है इस तरीके से अपनी कंट्री में, तो वो आसानी से बहला फुसला सकते हैं। जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ और जिस इंसान के द्वारा वो किया गया, वो वहां के उस लोकल एरिया का ही रहने वाला था। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है जितना हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, उतना ही हम लोग इस चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। जितना हम लोग आपस में लड़ेंगे, उतना ही इसका नेगेटिव फायदा उठाकर हमारे बीच में और दरार डाली जाएगी। ये सीधी सीधी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यही यहाँ पर फंडा है। अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगा कि कितने सारे बच्चे उत्तराखंड से या अलग अलग एरिया से अपनी पढ़ाई को छोड़कर वापसी कश्मीर में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा वहां पर था। इसीलिए वो सीआरपीएफ, जिस सीआरपीएफ पे हमला हुआ, उसी ने भी यहां पर एक फोन लाइन यहां पर जारी की है, ताकि आप लोग किसी भी ऐसी कोई इस तरीके का जो विज्ञापन या कोई इस तरीके की जो बातें हैं वो फैलाई जा रही है सोसाइटी में, उससे दूर रहें। तो आप लोग भी इन सब चीजों को साइड में रखने की कोशिश कीजिए। और एक बात और बोलनी है, देखिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी क्लास जो यहाँ पर चलती है, इसमें यहाँ कोई रिलीजन कास्ट का कोई बैरियर नहीं है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुस्लिम नाम देखकर उसके नीचे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मैं सहन नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। फालतू में आप लोग कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे किसी भी वीडियो के नीचे आके। आप लोग इस तरीके से जो आराम से बातें कर लेते हैं, अपना कोई डाउट नहीं पूछ पाएंगे। मैं ये सजेस्ट करता हूं आप लोगों को, प्लीज ऐसी हरकतें मत कीजिए। आप तो यार पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओपन माइंडेड लोग हो, ये छोटी छोटी बातों के बहकावे में आके आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो कोशिश ये करनी है, इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी इस तरीके से, यार मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई होते क्या, सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं और एक ही तरीके से मरते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें साइड में रखिए। कम से कम अपनी कंट्री में तो इस तरीके की एक्टिविटी मत कीजिए। चिढ़ना है पाकिस्तान से चिढ़ लीजिए, चिढ़ना है दूसरी कंट्री के जो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे चिढ़िए, अपनी ही कंट्री में लोगों से। आर्मी में क्या सीआरपीएफ में मुस्लिम नहीं है क्या? है आप लोग क्या कभी कोई टीचर ऐसा नहीं रहा कि मुस्लिम टीचर हो जिससे आप लोग पढ़े हो? तो यार ये सब चीजें मत कीजिए। सब भाई बहन है, आपस में मिलकर पढ़ाई कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। मतलब मुस्लिम नाम देखा उसके नीचे नेगेटिव कमेंट करने स्टार्ट कर रहे हैं कि भाग जाओ छोड़ के, ये सही हरकतें नहीं है। फालतू में ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप लोग परेशान होते फिरेंगे। तो पढ़ लीजिए यार आराम से बैठ के। अजब तरीके की हरकतें कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल इरिटेट होता हूं इन सब चीजों को देखकर, ठीक है? ये आर्टिकल में यही बातें बोली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि अब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो देखते हैं कैसे शांति यहां पर बनाई जा सकती है। आगे इस बात करते हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, नहीं डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल आज का शानदार आर्टिकल बोल सकते हैं, पूरे न्यूज़पेपर की जान है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा किस तरीके से यहां पर वेस्ट एशिया में हमारी कंट्री एक बैलेंस बनाकर चल रही है। क्वेश्चन भी निकल कर आएगा, क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को देना है। एंजल टैक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली क्या यहां पर नई गाइडलाइन आई है उनके बारे में जानेंगे। फिर से यहां पर ये एक आर्टिकल है पुलवामा अटैक के बारे में, कि यहां पर जो टेररिस्ट अटैक यहां पर पुलवामा में किया गया, क्या यहां पर वार एक सॉल्यूशन है? पाकिस्तान के साथ में हम लोग को वार छेड़ देनी चाहिए? एक कह रहे हैं हाँ, दूसरे कह रहे हैं ना, और तीसरे कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरीके की बातें बोलना, ये भी इसी के बारे में है। तो हल्का सा नजर दोनों को मिलाकर डालेंगे। और ये यहाँ पर डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग हल्का सा नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सबसे शानदार आर्टिकल के ऊपर। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। इंडिया को डिफिकल्टी होने वाली है बैलेंस करने में कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशियन नेशन है उनके बीच में, तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। अब ये किस तरीके से डिफिकल्टी होने वाली है और कौन कौन सी एरिया की बात की जा रही है, ये आप लोग यहां पर देखिए। तो ये पर्टिकुलर एरिया जैसे सऊदी अरेबिया हो गया और ईरान, एक दूसरे के कट्टरपंथी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसी तरीके से अगर आप लोग इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की भी ईरान से नहीं बनती है, पहले सऊदी अरेबिया से नहीं बनती थी, अब बनने लगी है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में यूएसए खड़ा है। यूएसए की सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छी है और इजराइल के साथ तो पुराना कहना लंगोटिया यार है ही है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इंडिया जो है कैसे बैलेंस यहां पर बना पाएगा, इस तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, यहां पर सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, और किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड एक जाल बुना हुआ है। कहीं हम लोग ईरान के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, तो कहीं हम लोग ईरान के अपोज में खड़े हुए नजर आते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट में बोला जा रहा है, डायरेक्ट में हम लोग कहीं नहीं खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ये कंप्लीट एक इशू है जो आप लोग को डिटेल में अंडरस्टैंड यहां पर करना है। तो देखेंगे पूरा पॉइंट को। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से
चुनकर आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन कंट्री की साइड में काफी अपना फेवर दिखाया और इन कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे करने की बात की है। यानी कि पास से जो बैलेंस चला हुआ आ रहा था पास्ट टाइम से, हम लोग कहीं ना कहीं उससे थोड़ा दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग दूर हटते हुए जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हुआ करती थी, अगर आप लोग देखेंगे 1990s में हमारे साथ में एक फंडा था, वो था नॉन अलाइनमेंट का। यानी कि एक साइड में यूएसएसआर था और दूसरी साइड में यूएसए था, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हम लोग कोई से के भी साथ में जाना नहीं चाहते थे, वरना कंडीशन ऐसी बन जाती कि जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम पर हम लोग गुलाम रहे, इसी तरीके से या तो यूएसए के गुलाम हो जाते या फिर यूएसएसआर के गुलाम हो जाते। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि आप लोग आपस में लड़ते रहिए, हम लोग अलग से एक ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया एक नेम ग्रुप, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि किसी के साथ में भी हम लोगों को नहीं मिलना है, अपना अलग पैटर्न लेकर चलना है। वो जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कुछ ऐसे आदर्श लाकर रख दिया कि हम लोग किसी के साथ में लड़ाई नहीं करेंगे, किसी कंट्री के डिस्प्यूट में यानी कि किसी के फटे में अपनी टांग नहीं उड़ाएंगे, जिसको जो करना है वो करते रहो। अगर किसी में शांति में हमारे साथ में बात करनी है तो बात करेंगे, बाकी हम लोग किसी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। ये कहीं ना कहीं हम लोगों से ये सीखने को मिला, कहां से, ये नॉन अलाइनमेंट से। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे बच्चा होता है अपने घर से जो सीखता है, जो भी घर पे उसके माहौल होता है वो आगे चलकर इसी तरीके का माहौल उसका बन जाता है, इसी तरीके का माइंड सेट उसका बन जाता है। घर में अगर लड़ाई होती रहती है पेरेंट्स के बीच में, अगर घर में उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलेगी, कोई किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो बाहर निकल के दुनिया में भी वो ऐसा ही बिहेवियर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अपब्रिंगिंग यानी कि ऐसा ही उसकी परवरिश हुई है। अगर घर पे सारी चीजें अच्छी होंगी तो उसी तरीके से उसको आगे भी सारी चीजें उसको अच्छी देखने को मिलेगी, यानी कि उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा अच्छी तरीके से, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। तो ऐसे ही इंडिया का कुछ रहा। पर लेकिन पिछले टाइम से जब से मोदी जी यहां पर चुनकर आए तब से लेकर आप लोगों को एक पैटर्न बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं रीजनल पावर जो कि इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इनके साथ में मिलकर हम लोग ईरान को कहीं ना कहीं अलग थलग छोड़ रहे हैं। यह आप लोगों को देखने को मिला, खासकर जब हमारी कंट्री में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजिट थी और आने वाले टाइम में इजराइल के पीएम की भी विजिट होने वाली है। तो इससे ये देखने को मिलता है कि ईरान को कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। पर लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ईरान को 100% इग्नोर कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, ये आप लोगों को अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा यहां से। अब आप लोग देखिए, अगर बात करें इस्लामिक स्टेट की, यानी कि जैसे आईएसआई हो गया या आईएसआई हो गया, या फिर आप लोग बात करें जो भी टेररिस्ट ग्रुप है, पिछले कुछ दिनों में मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, इसी के साथ में आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है, ये है यहाँ पर, इनका नाम है यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद, तो MBZ और MBS, तो दोनों नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे क्योंकि लंबे नाम है। तो यहां पर दोनों की अगर लोकेशन आप लोग देखेंगे, ये हो गया यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये हो गया सऊदी अरेबिया। ये कहने के लिए तो मुस्लिम कंट्री है अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, पर लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इनके द्वारा कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट है उसके साथ में लड़ने की बात की गई, यानी कि टेररिस्ट को खत्म करने की बात की गई। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर अब्दुल फतेह एल सीसी, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कि एक पावरफुल, जब ये पावर में आए तो ये भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ब्रदरहुड था उसको हराकर पावर में आए। तो एक तरीके से ये भी आप लोग देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनके खिलाफ है। दूसरी साइड में जो ईरान है वहां पर वो इजराइल के अपोजिट है, क्योंकि हमास ग्रुप हो गया या फिर हजीबुल्लाह हो गया, ये सारे ईरान के द्वारा बैक जो टेररिस्ट, खासकर सीरिया में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये इनको ईरान, कहीं तो ईरान बैक करता है, कहीं पर सीरिया वाले एरिया में तो आप लोग देखें कंप्लीटली ईरान उनके पीछे खड़ा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वे में टेररिस्ट ग्रुप जो है उनको सपोर्ट करता है ईरान, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर सऊदी अरेबिया और जो यूएई हैं इनडायरेक्ट वे में वो इंडिया के क्लोज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप को यहां पर एक तरीके से खत्म करने के चक्कर में, और ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। ईरान इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, ईरान इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि इनडायरेक्ट वे में वो सऊदी अरेबिया के अपोजिट में खड़ा है। शिया और सुन्नी वाला फंडा आप लोग जानते हैं, बताया था आप लोगों को, दोनों एक दूसरे के कट्टरपंथी दुश्मन की तरीके से एक दूसरे को देखते हैं। इस तरीके से ईरान को खत्म करने की भी कोशिश की जाती है पर्टिकुलर एरिया से, ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी साइड में अगर आप लोग देखेंगे, यहां तक सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने यहां तक बोल दिया है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी हम लोग करेंगे इंडिया के साथ में कोऑपरेट, अगर यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। यूएई के साथ में मिलकर हम लोग काफी लंबे समय से अपने ऐसे प्रॉब्लम सुलझाए रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड के जो लोग थे उनको भी हमको दिया गया यूएई के द्वारा, ये भी एक काफी अच्छा आप लोग एक प्रोसीजर बोल सकते हैं, जो कि आज के डेट में यूएई या फिर आप लोग यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एरिया है हमारे साथ में मिल रहा है, और एक मुस्लिम कंट्री होते हुए ये हमारे साथ में मिलकर काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इसलिए पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, मुस्लिम कंट्री तो ये भी इनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर ही कोई कमी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चुनकर आती है उसको कोई काम नहीं करने देता है, वहां पर जो टोटल कंट्रोल रहता है
वो मिलिट्री का रहता है और मिलिट्री कहीं ना कहीं सह देती है जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है। आप लोग इधर देख लीजिए, अगर आप लोग इंडोनेशिया साइड में आएंगे, एक बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलस कंट्री है जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पर रामायण तक सेलिब्रेट की जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मुस्लिम कंट्री होना ये कोई रीजन नहीं बोल सकते आप लोग कि हाँ इसके साथ में हमारी दुश्मनी है, क्योंकि बहुत अच्छी, इवन केरला में जब बाढ़ आई उस टाइम पर बोला गया था कि हमको सपोर्ट करने तक भी यहाँ पर जो मुस्लिम कंट्री आकर खड़ी हुई थी। तो ये कोई बात नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो यहाँ पर पैदा जो परवरिश जो हुई है उसी में वहां पर कमी है, क्योंकि वो टेररिस्ट के सह में रहकर परवरिश वहां पर पाकिस्तान की हुई है। तो वो कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर अगर डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डिफेंस के मामले में पार्टनरशिप इजराइल की बात करते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हम लोग सऊदी अरेबिया की बात हम लोग करेंगे यहां पर। तो अभी देखिए डिफेंस के मामले में इजराइल से आप लोग देखिए 1998 से हमारी कंट्री में काफी बार इजराइल ने हमारी हेल्प की है। कारगिल वॉर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान की जो पोजीशन यहां पर है, इंटेलिजेंस शेयरिंग ये इजराइल के द्वारा हमारे साथ में शेयर की गई, यानी कि काफी अच्छे से हमारा सपोर्ट किया है। और अब भी जब भी कोई बात आती है इजराइल हमेशा खुले आम बोलता है कि एक बार बोल दो हमको हेल्प करनी है, हम लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा दोस्त आप लोग इजराइल को बोल सकते हैं जो कि डरता नहीं है किसी से। अगर बात करें इंडिया और इजराइल की, यहां पर 777 मिलियन का प्रोजेक्ट है ब्रैक 8, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये अभी टेस्ट की गई जनवरी में, तो ये इजराइल के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। इसी के साथ में ये 54 HAROP, ये एक तरीके का ड्रोन आप लोगों को देखने को मिलेगा एयरफोर्स के लिए। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहां पर यह है एयर वार्निंग एंड द कंट्रोल सिस्टम AWACS, ये भी हम लोग लगभग 800 मिलियन इजराइल के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इजराइल एक शानदार टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है जो कि काफी बड़ा सप्लायर आज के डेट में हो चुका है मिलिट्री इक्विपमेंट का इंडिया के लिए, और खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी कई बार बात की जाती है। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो हमारी कंट्री का है उसको भी सपोर्ट करने के लिए ये तैयार रहता है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई की बात कर लीजिए, तो ये अलग अलग तरीके से एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के लिए बन सकते हैं और बन भी रहे हैं अगर पर्टिकुलर एरिया में आप लोग बात करते हैं तो। यानी कि अगर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है, और अगर आप लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सऊदी अरेबिया और यूएई काफी अच्छे पार्टनर है। देख सकते हैं आप लोग 44 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के द्वारा मिलकर। अभी जो मोहम्मद बिन सलमान हमारी कंट्री की विजिट पर थे, 100 बिलियन की वर्थ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है हमारी कंट्री में। आने वाले टाइम में यहां पर यह है सऊदी बेसिक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो एक्वायर करने वाली है LNG के प्लांट हमारी कंट्री में। तो ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होने वाला है सऊदी अरेबिया के द्वारा आने वाले टाइम में। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल क्लियर यहां पर बोल सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ में अच्छे रिलेशन है और यूएई के साथ में अच्छे रिलेशन है, पर लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि ईरान के साथ में बुरे रिलेशन है। वो अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। ईरान की अगर बात करें तो इस्लामिक जो मिलिटेंसी है उसको सपोर्ट करता है, सीधा सीधा समझ में आता है, लेबनान में भी और सीरिया में भी। यानी कि इजराइल और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अपोजिट में खड़ा हुआ मिलता है ईरान यहाँ पर इनको सपोर्ट करता हुआ, इसलिए दोनों के साथ में इसकी टेंशन रहती है, इजराइल के साथ में भी और सऊदी अरेबिया के साथ में भी। क्योंकि आप लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया के साथ में कहां पर, सीरिया में भी यहां पर दोनों के साथ में अपोजिट में देखने को मिलेगा, लेबनान वाले एरिया में यहां पर सऊदी अरेबिया के अपोजिट में देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी अपोजिशन की जो दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं यहां पर भारी पड़ रही है। इसी वजह से ये ईरान, सऊदी अरेबिया और जो यहां पर इजराइल है एक दूसरे के साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान जो सऊदी अरेबिया है एक बार को साथ में आ रहे हैं यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए बैकग्राउंड में खड़ा है सपोर्ट करने के लिए, पर यूएसए ईरान का भी दुश्मन है। इस तरीके से देखते हैं ईरानियन रिवोल्यूशन वाली मैंने बात बताई थी यहां पर, क्योंकि ईरान के रिवोल्यूशन को अगर देखेंगे उस टाइम से ईरान यूएसए का दुश्मन बन गया, क्योंकि पहले ईरान जो चला करता था वो यूएसए के एक तरीके से दिखाए रास्ते पर चला करता था। आज की डेट में वहां पर वो यूएसए की सुनता नहीं है, तब से लेकर ईरान और के बीच में दुश्मनी है। तो इस तरीके से आप लोग एक आप लोग जाल देखिए, यहां पर ईरान हो गया एक साइड में हो गया सऊदी अरेबिया, एक साइड में हो गया इजराइल और यहां पर हो गया यूएसए। इन तीनों की यहां पर ईरान के साथ में नहीं बनती है, पर लेकिन आपस में सऊदी अरेबिया की और इजराइल की नहीं बनती थी, पर लेकिन यूएसए की सपोर्ट करने से सऊदी अरेबिया और इजराइल की अब दोस्ती बन रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिए। पर अगर इंडिया की हम लोग बात करें, यहां पर इंडिया की ईरान के साथ में भी अच्छी बनती है, सऊदी अरेबिया के साथ में अच्छी बनती है, इजराइल के साथ में और यूएसए के साथ में इंडिया की अच्छी बनती है। तो इसलिए इंडिया को एक बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा सबके साथ में, तभी चलकर हम लोग अपने पैटर्न को आगे लेकर चल पाएंगे। ये आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कीजिए। आप लोग यहां पर समझिए, अभी 27 मेंबर ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के मारे गए
और इसी के साथ में 40 हमारे सीआरपीएफ जो जवान है वो भी शहीद हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं दोनों का रीजन पाकिस्तान था, तो इसलिए अपोजिट टू पाकिस्तान। अब क्या हुआ यहां पर, पाकिस्तान को अपोज करने के लिए ईरान हमारे साथ में आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो ईरान हमारा एक तरीके से सपोर्टर हो गया यहां पर, जो टेररिस्ट एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से ईरान और इंडिया एक साथ खड़े मिलते हैं अगर बात करें पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी को अपोज करने के लिए। और आगे भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ईरान को हमारे पास में लाकर खड़ी करती है। ईरान हमारे एक इकोनॉमिक पार्टनर है। अच्छा, आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अगर बात करें चाहबार पोर्ट, चाहबार पोर्ट हमारे लिए एक आप लोग बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर बोल सकते हैं कई सारी एरिया के लिए। और इसी के साथ में फरद भी जो गैस फील्ड है यहां भी इंडिया काम कर रहा है। चाहबार पोर्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां से पर्टिकुलर एरिया से चाहबार पोर्ट देखिए, यहां पर ये चाहबार या फिर बंदर अब्बास पोर्ट जो पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देखते हैं, तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है यहां पर ये कनेक्ट करने की सेंट्रल एशिया से। यानी कि जो ये कंट्री है, ये एरिया है, यहां से इससे हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं अच्छे से। अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ सकती है। इसी तरीके से पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग चाहबार पोर्ट को अच्छे से डेवलप करें और पर्टिकुलर ईरान में यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिले। ईरान को अगर आप लोग देखें अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए यूज किया जा सकता है, पर लेकिन ईरान की अगर बात करें यहां पर आप लोगों को देखने को मिला इजराइल, सऊदी अरेबिया और यहां पर यूएई भी आप लोग देखते हैं, ये एक अलग फैक्टर है। इनकी साथ में हम लोग टिल्ट होने के चक्कर में ईरान को दूर करें, पर लेकिन ईरान को भी हम लोग को साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। क्योंकि एक तरीके से अगर बात करें यहां पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो मैंने आप लोगों को बोला जो रेड कलर में है नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोग ये अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक ईरान हमारा साथ न दे। तो ईरान को हम लोग को साथ में लेकर चलना है। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। यूएसए, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में खड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहां पर एक मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी अलायंस, जो कि आप लोग बोल सकते हैं अरब का नेटो बनाने की भी बात यहां पर की जा रही है, जो कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है और यहां पर ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान और इजराइल की मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, एक दूसरे के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। अब इंडिया को देखने की बात यहां पर यह आएगी निकल के कि कैसे इस डिफिकल्ट पोजीशन में हम लोग एक बैलेंस बनाकर रख पाते हैं। क्योंकि बैलेंसिंग अप्रोच यहां पर एक पावरफुल कंडीशन निकल कर आएगी कि किस तरीके से हम लोग यहां पर चल पाते हैं आगे। पर लेकिन रिसेंट गवर्नमेंट का एक इतना अच्छा बैलेंस बनाता हुआ एक रवैया नजर नहीं आया, कहीं ना कहीं ईरान को साइड में किया जा रहा है, जो कि एक सही बात नहीं है। बैलेंस बनाकर ज्यादा तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी यहां पर हम लोग एक अपना जो मकसद है उसको सिद्ध कर पाएंगे। ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात होती है यहां पर ये बात की जा रही है एंजल टैक्स के बारे में। ये एक तरीके का टैक्स है जो कि जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कोई ऐसे लोग जो कि यहां पर ब्लैक मनी है वो आकर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट न कर सके। यानी कि अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नई नई कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उसके चक्कर में उनकी ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाती है। उसको रोकने के लिए एंजल टैक्स यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इसकी वजह से जो नए नए स्टार्टअप थे उनके गले में तो घंटी पड़ गई, यानी कि वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई काम आप लोगों को स्टार्ट करना है, आप लोगों को इनिशियल मनी चाहिएगी, और अगर इनिशियल मनी आप लोगों को नहीं मिलेगी तो आप लोग कैसे काम स्टार्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी छोटा सा भी कोई भी काम स्टार्ट करना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को चाहिएगी। यानी कि अगर आप लोगों को एक जूस जो मतलब जूस निकालने की एक छोटी सी दुकान भी आप लोगों को लगानी है तो मशीन आप लोगों को चाहिएगी, एक छोटा सा एक कमरा टाइप का आप लोगों को चाहिएगा। कहने का मतलब यह बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिएगी। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो एंजल टैक्स यहां पर जो लगाया गया, ये टैक्स 30% के करीब यहां पर बोला गया। अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है वो भी उस तरीके से, यानी कि जितनी यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू है किसी पर्टिकुलर एंटिटी की, उससे ज्यादा अगर यहां पर उसको फंड दिया जाता है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अभी वोडाफोन वाला केस था, यहां पर वोडाफोन जो यहां पर आईसीआईसीआई का जो चेयरमैन थी कोचर जी के द्वारा जो यहां पर उसको एक तरीके से जो लोन दिया गया वो इतना ज्यादा दिया गया, इतनी वोडाफोन की खुद की भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि अगर इतना ज्यादा मनी यहां पर देने की कोशिश की गई जितनी खुद की भी वैल्यू नहीं है, तो इस तरीके से मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा ये ब्लैक मनी है फ्री में बांट रहे हैं। तो उसको टैकल करने के लिए यहां पर ये टैक्स लगाने की बात की गई जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं उनके ऊपर 30% के करीब यहां पर जो कि रिसीव किया जाता है इन जो स्टार्टअप के द्वारा। तो ये बात बोली गई। इसकी वजह से 70% जो इंडियन स्टार्टअप हैं उनको यहां पर
उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे नोटिस दिए गए, लोन की वजह से यहाँ पर उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नोटिस दिए गए और बहुत सारे को तो यहाँ पर तीन बार भी नोटिस यहाँ पर दिए गए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेप उठाया गया है ताकि यहाँ पर इसको रोका जा सके, पर लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं है राइटर। वो बोल रहे हैं कि ये आधा ही एक एरिया आप लोग बोल सकते हैं जो कवर किया गया है। एंजल टैक्स यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीका टैक्स यहाँ पर लगाने की बात की गई, अब इसमें ईज किया गया है, यानी कि इसको आसान बनाया गया है। क्या आसान बनाया गया है? अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, अगर 25 करोड़ की कंपनी है और लेस देन 10 ईयर पुरानी है, यानी कि 10 साल के नीचे की है, और टर्नओवर यहां पर 100 करोड़ है, उसको यहां पर एंजल टैक्स से अब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जो कि पहले यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यानी कि कहने का मतलब ये थोड़ी सी सहूलियत यहां पर दी गई है। इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट, अगर कोई लिस्टेड कंपनी के साथ में नई वर्थ 100 करोड़ का यहां पर टर्नओवर आप लोगों को देखने को मिलता है 250 करोड़, उसको भी फुल्ली एग्जेम्प्ट यहां पर किया जाएगा। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, एक तो वो है जो कि यहां पर लिस्टेड है प्रॉपर वे में, जो एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहां पर आप लोग कंपनी देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं वो वाली कंपनी जो कि आप लोग शेयर मार्केट में जिन कंपनी को नॉर्मली देख सकते हैं, ये जो लिस्टेड कंपनी होती है, यानी कि मोटे मोटी भाषा में सीधे सीधे शब्दों में ये बोले कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनका नाम है वो लिस्टेड हो गई वरना अनलिस्टेड हो गई, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के लिए थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आप लोग देखते हैं, लगभग 100 करोड़ देख लिए, यहाँ पर 25 करोड़ था, 250 करोड़ तक का अगर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है टर्नओवर वगैरह, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 करोड़ था, तो इनको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनको भी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी सहूलियत देखने को मिली। जो ये टैक्स लाया गया था 2012 में लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ये उस टाइम पर लाया गया खासकर लिस्टेड प्राइवेट कंपनी के ऊपर, इस तरह की बातें की गई। पर लेकिन अब यह है जो नए नए स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए इन्वेस्टर काफी प्रॉब्लम में थे यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि एंजल टैक्स आज के डेट में आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि नए नए जो स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए उनको मनी की रिक्वायरमेंट करेगी, और मनी आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो नए रूल आए हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, यानी कि बैक में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे अभी देखिए, अगर 7th पे कमीशन को इंप्लीमेंट करने की बात करें तो ये नहीं बोलेंगे कि आज 7th पे कमीशन आया आज से इंप्लीमेंट कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, मान लीजिए 2015 से जाकर इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पीछे बैक में जाकर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब जो यहाँ पर जिनको नोटिस भी जा चुके हैं कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर सहूलियत दी जाएगी, वो भी यहाँ पर छोड़े जाएंगे, उनको जो अननेसेसरी काम किया जा रहा है वो सारे साइड में किए जाएंगे। पर फिर भी कई सारे ऐसे यहाँ पर अभी जो बातें हैं वो ऐसी हैं जो कि बोला जा रहा है अभी कंप्लीट नहीं है। कंपनी जो आज की डेट में जो यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं की गई हैं उनको अगर आप लोग देखकर चलेंगे, कहीं ना कहीं नए नए जो स्टार्टअप है कई सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस रूल के अंदर नहीं आते हैं, और अगर इसका यहाँ पर फायदा उठाने चाहते हैं तो सबसे पहले उनको गवर्नमेंट के अंदर एज ए स्टार्टअप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फिर से अगर यहाँ पर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो कंपनी को यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चीजें निकलकर यहाँ पर एक फंडा रखा गया है। सबसे पहले अगर उसके पास में कोई मनी आती है तो वो जो लैंड यहाँ पर यूज करने वाली है, जिस लैंड जो जमीन उसको खरीदनी है वो उसी में इन्वेस्टमेंट करेगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई लैंड नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। व्हीकल की यहाँ पर जो बात की जा रही है ये 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 1 लाख नहीं है यहाँ पर 10 लाख है यहाँ पर, और अगर ज्वेलरी में भी यहाँ पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वो पैसा वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके लिए वो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कंपनी का नाम लेके वहां पर कोई जमीन खरीद दें या कोई व्हीकल खरीद ले या फिर सोना खरीद ले, ये ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं बोल तो दिया पर लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से इंप्लीमेंट करना आप लोग समझ नहीं पाएंगे इसको। यानी कि मान लीजिए अगर कोई अभी फिलहाल उन्होंने कोई लैंड खरीदनी है तो आज तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, फ्यूचर के लिए वो लैंड खरीदी जा सकती है, तो इसका मतलब फिर भी उनके पैरों में एक रस्सी डाल दी गई है यहाँ पर। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्री के चक्कर में एक ब्यूरोक्रेटिक डिले यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोला तो गया है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं पर लेकिन यहाँ पर ये सारा काम कौन करेगा, ये नौकरशाही यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करेंगे। तो अगर उनको पैसा दे दिया जाएगा तो क्लियर कर देंगे, पैसा नहीं दिया जाएगा तो नहीं क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो यहां पर आप लोगों ने बात की है ये कहीं ना कहीं और ज्यादा लंबे समय तक इंपैक्ट डालने वाली है। यानी कि जो अथॉरिटी यहां पर रहेंगी वो देखने को मिलेगा किस तरीके से काम करेंगी। दूसरी बात यहां पर कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है ये यहां पर खुद अथॉरिटी आएगी, वो चेक करेगी, उसको काउंट करेगी। मान लीजिए मैं बोलूं आज की डेट में मेरी मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मेरी मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। हो सकता है अगर मैं कहीं जाकर काम करूं, कहीं जाकर पढ़ाने लगूं, वो मुझे 5 लाख रुपए महीना दे दे। हो सकता है कहीं मैं दूसरी जगह जाकर पढ़ाऊं, वो मुझे हो सकता है कि 50,000 रुपए महीना दे। अगर मैं इसी तरीके से अपने यहां पर पढ़ाता रहूं, हो सकता है कि यहां पर मुझे कम पढ़ रहा हो पर कहीं और जाकर पढ़ाऊं तो वहां मुझे ज्यादा पढ़ने लगे। एक तरीका उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कहने का मतलब यहां पर ये कि ये मेरी अगर बोले कि हाँ
ये टीचर है, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, इसको इतना पैसा देना चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेगा? कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन में या अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ाऊं, वहां अच्छा पैसा मिलेगा, कोई अगर वैसा ही नॉर्मल सा स्कूल होगा वहां पर जाकर पढ़ाऊं, वहां कम पैसा मिलेगा, तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको एग्जैक्ट आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट वैल्यू क्या है पर्टिकुलर कंपनी की, ये आप लोग ऐसे कैसे डिसाइड कर पाएंगे? और खासकर अनलिस्टेड कंपनी की तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो यहां पर इंस्पेक्टर होगा, जो भी यहां पर ये इस तरीके की जो चीजें चेक करेगा, उसके हाथ में होगा, वो मैन्युअली यहां पर इसको कैलकुलेट करेगा, जो कि एक गलत तरीका यहां पर देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फिर से यहां पर कंट्रोल लगाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टार्टअप है उनके ऊपर ये बात यहां पर बोली जा रही है। और सेक्शन 56 इनकम टैक्स 1961 का ये काफी खतरनाक है, जिसकी तरीके से फ्री हैंड यहां पर दे रखा है। ये यहां पर जो भी इनकम टैक्स ऑफिशियल होते हैं किसी को भी नोटिस भेज देते हैं बिना चेक किए हुए, तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो प्रोसीजर है, अनरीजनेबल जो टैक्स डिमांड यहां पर की जाती है, ये काफी खतरनाक है। आर्बिट्रेरीनेस जो नेचर है अभी ये यहां पर एंजल टैक्स का, ये अभी भी आप लोग अप टू द मार्क नहीं बोल सकते कि इसका सोल्यूशन निकल गया है, क्योंकि ये बातें आप लोगों ने खुद भी फील की होगी। अगर किसी छोटी कंपनी में आप लोगों को काम करेंगे, वहां आप लोगों की सैलरी 10,000 होगी, अगर किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहां 50,000 आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप लोग, इंसान तो वही है ना, 2 महीने के बाद में आप लोग एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में स्विच कर गए, सैलरी वहां पर 1 लाख तक भी देखने को मिल रही है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कैसे मार्केट वैल्यू यहां पर डिसाइड करेंगे, और अगर और बड़ी कंपनी में आप लोग पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि वहां पर 1 करोड़ भी आप लोगों को मिलने लगे। तो ये आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट क्या है? तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा यहां पर, जो भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। आफ्टर टेररिस्ट अटैक इन पुलवामा, क्या वार एक ऑप्शन है यहां पर? तो सबसे पहले यहां पर ये बोल रहे हैं भाई साहब कि हाँ वार एक ऑप्शन है। यस वाले आदमी ये बोल रहे हैं कि वार एक ऑप्शन है। यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशनल जो डिटरेंस था वो फेल हो चुका है आज की डेट में। जो हम लोग इस तरीके की जो एक्टिविटी लेकर चल रहे हैं कि हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, उसका कोई मतलब निकल कर आ नहीं रहा है। वॉर अगर यहां पर करेंगे तो उनको समझ में आएगा, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं डिटरेंस क्रिएट होगा। उनको ये लगता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, कितना भी अटैक कर लो। तो ये जो एक तरीका उन्होंने माइंडसेट बना रखा है, उस माइंडसेट से उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और ये वॉर से ही पॉसिबल है। क्योंकि प्रोक्सी वार अगर देखी जाए तो बॉर्डर के क्रॉस में पुलवामा में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ, दुनिया भर के अटैक यहां पर किए जा रहे हैं, संसद भवन तक वहां पर अटैक किया, मुंबई में अटैक किया गया। तो ये सारे एक प्रोक्सी वॉर तो आप लोग देख ही रहे हैं, चली रही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब यहां पर एक रियल जामा पहचाने की जरूरत है, ताकि उनको पता चले कि वो अपने पिताश्री के साथ में लड़ रहे हैं, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। गदर मूवी का डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। तो उनको ये समझाने की जरूरत है कि बेटा कभी भी अपने बाप को जो है वो कम नहीं आंकना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब बाप को गुस्सा आता है तो पता है फिर क्या हालत करता है। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिटरेंस जो है वो कन्वेंशनल मेथड से अब नहीं हो पा रहा है, तो मिलिट्री जो वॉर है यहां पर एक तरीके से उसको हम लोगों को काउंट कर चलना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वॉर को देखिए मना कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोग देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले भी न्यूज में आप लोग देखते हैं कई सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने ये बोला खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कई सारे ऐसे हैं जिनको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है, कई सारे ऐसे जवान हैं जिनको कुछ भी तरीके से प्रॉपर वे में जो वेपन वगैरह होते हैं वो भी उनके पास में ढंग से नहीं है। आप लोग अगर ढंग से देखेंगे तो बहुत सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है हमारी फोर्सेज के अंदर, और इस कंडीशन में आप लोग वॉर की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप लोग वॉर की कंडीशन में अगर आप लोग पढ़ते हैं, जितना मनी वहां पर खर्च की जाएगी, अगर उतनी ह्यूज मनी आप लोग अपनी कंट्री की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करने में उसको लगा दें, एक तरीके से जो बाहर से खरीद रहे हैं अपनी खुद की कंट्री में आप लोग वो सारी चीजें बनाने लगे, तो एक अच्छा ऑप्शन आप लोग ये बोलेगा कि आने वाले कुछ टाइम पे हम लोग बहुत आगे खड़े होंगे, और एक तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी हम लोग रख पाएंगे। क्योंकि वॉर में अगर आज के डेट में हम लोग जाते हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वर्ल्ड में एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, हमारी कंट्री सबसे ज्यादा तरीके से शानदार तरीके से ग्रोथ में आगे बढ़ रही है। अगर वॉर अभी होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे, और कहीं ना कहीं वॉर जो होता है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है। वॉर के बाद में भी एट द एंड ऑफ द डे बैठकर ही हम लोग को टेबल पर बात करनी है कि हाँ कब इसको बंद करना है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं। सबसे लंबी वॉर बोलते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, जो कि ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं की गई थी, बाद में आकर दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इस तरीके से बाद में आकर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को बातें ही करनी है। तो क्यों आप लोग वॉर को ऑप्शन बनाकर चलते हैं? आप लोग उसको एक प्रोडक्टिव एरिया में यूज कर सकते हैं, बीमारी में यूज कर सकते हैं पैसे को। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी है सोसाइटी में जहां पॉवर्टी को कम करने में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वार कोई ऑप्शन नहीं होता है। वार में तो एक तरीके से पैसा ऐसा हो गया कि भट्टी में जाके पैसा अपना झोंक दिया, यानी कि उसको जलाकर अपने हाथ ताप लिए। ये इस तरीके से अपनी मनी को बर्बाद करना ऑप्शन हो गया वॉर का। और सबसे बड़ी बात यह है यहां पर अगर हम लोग वार करेंगे, पैसे की सपोर्ट हम लोग किसी से ज्यादा मिलने वाली है नहीं, और जबकि बात करेंगे अगर पाकिस्तान की तो वो दूसरे के पैसे पर ही ये वॉर लड़ेगा। तो पाकिस्तान का कोई ज्यादा बिगड़ने वाला है नहीं है वहां पर, क्योंकि दूसरे उसको सपोर्ट करेंगे। चाइना उसके पछवाड़े पे खड़ा हुआ नजर आएगा वहां पर बैक साइड में। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि बैक सपोर्ट जो पाकिस्तान को रहेगी वो खुद की नहीं रहेगी, वो दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट करेगी, और हमारी खुद की ही मनी यहां पर बर्बाद होगी। तो ये कई सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं।
और पड़ोसी देश जिसके साथ में हम लोग अपना कंपटीशन लगा रहे हैं चाइना, वो बहुत आगे निकलता हुआ नजर आएगा। उसको कभी भी हम लोग ये नहीं लगेगा कि हम लोग कहीं एक अच्छी ग्रोथ के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और चाइना चाह भी यही रहा है, इसी तरीके यहाँ पर कंडीशन क्रिएट की जा रही है। अगर बात करें तो कंसीडर, अगर वॉर को कंसीडर करके चलते हैं तो रैशनली हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आएंगे वो बहुत ही खतरनाक लेवल के आने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वॉर होगी कि हमारी कंट्री का एक भी जवान शहीद नहीं होगा। दोनों तरीके से, दोनों साइड से आप लोग को कैजुअलिटी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जिनकी जान जाएगी, दोनों साइड से लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर इस तरीके से आप लोग वॉर को डिटरेंस के रूप में आप लोग लेकर चल रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वॉर होने के बाद में भी डिटरेंस क्रिएट यहाँ पर होने वाला है। और अगर ये कंडीशन अगर न्यूक्लियर अटैक तक पहुंच गई आगे चलकर, तो फिर एक इतना खतरनाक लेवल का पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसा हिरोशिमा नागासाकी में आप लोग देख सकते हैं। तो फिर देखिए, फिर तो दुनिया बैठी हुई बस नजारा देखेगी, और आगे आने वाले टाइम में खतरनाक सिचुएशन और भी रूप ले सकती है यहाँ पर। तो वॉर कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होता है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से वॉर हो जाती है, वरना हमेशा से वॉर को रोकने की काम की जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से लेकर नहीं चलना है। कंसीडर करने से पहले, वो नहीं कहते हैं कि एक बार कोई स्टेप उठाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, तो वही काम यहां पर करना पड़ेगा। क्या कंडीशन बन सकती है, किस तरीके से चीजों को टैकल किया जा सकता है, वो तमाम चीजें हम लोग को सोचनी पड़ेगी। एक आंख बंद कर आप लोग वॉर को ऑप्शन नहीं यहां पर लेकर चल सकते। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई है, क्योंकि इस तरीके कंडीशन आप लोग 2001 का पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस टाइम पर पराक्रम जो ऑपरेशन यहां पर निकल कर आया था, उस टाइम पर भी ये कुछ ऐसी बातें बोली गई थी। पर लेकिन उस टाइम पर भी समझदारी यही समझी गई कि यहां पर ये वॉर करने का सही इस तरीके का स्टेप आप लोग इसको नहीं बोल सकते। इतनी मनी आप लोग अपनी सिक्योरिटी में खर्च कर सकते हैं, इस तरीके से तमाम चीजें यहां पर उस टाइम पर भी बोली गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल जो होम मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर अब यहाँ पर एक ये जारी कर दिया है ऑर्डर कि आगे आने वाले टाइम में सीआरपीएफ के जो जवान है जो कश्मीर वैली में भेजे जाएंगे, वो यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट से यहाँ पर उनको भेजा जाएगा जो ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर छुट्टी पर जा रहे हैं। ये यहाँ पर अब ये कंफर्म कर दिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर फ्राइडे को बोला गया पिटीशन यहाँ पर सुनी जाएगी। जो कश्मीरी बच्चे हैं वो अलग अलग एरिया से छोड़कर जा रहे हैं पुलवामा अटैक के बाद में, तो काफी कुछ यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कैसे इसको हैंडल कर चला जाता है, कि जो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करके जिसने रख दी है। आगे अगर बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी पुलवामा अटैक को कंडेम किया गया है। बोला है कि इस तरह की कंडीशन कभी भी नहीं बननी चाहिए, और सब यहाँ पर साथ में है टेररिस्ट एक्टिविटी को टैकल करने के लिए। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा एक और स्टेप उठाया गया है। यहां पर जो बात की गई है वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमारी जो हमारा जो खुद का पानी था हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, और अब यहां पर बोला जा रहा है जो रावी रिवर का जो वाटर था हम लोग अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को भेज रहे थे, अब उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहां पर शाहपुर कांडी डैम ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, जो कि अनाउंसमेंट किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, और बोला गया कि इस पानी को यूज किया जाएगा, जो हमारे हिस्से का पानी है अब वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के हिस्से का तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, हमारे हिस्से का भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, अब उसको रोकने की यहां पर बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अनवील की गई है महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू चेन्नई में, तो ये एक अच्छी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, ये याद रखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर ये अनवील की गई है। आगे बात करते हैं यहां पर एरो इंडिया जो 2019, यहां पर जो ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर आप लोग देख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा। तो आने वाले टाइम में जो हम लोग दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, अपनी खुद की कंट्री की मार्केट स्टेब्लिश कर पाएंगे और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, तो एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह बोला गया कि 150 मिनट अगर वीक में आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारी, खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हार्ट अटैक वगैरह हो गया, इन सब चीजों से आप लोगों को काफी दूर रखेगी, और जो लोग जिनकी जान जा रही है वो भी काफी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। एक पॉजिटिव स्टेप यहां पर ये बोला जा रहा है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। निकागुआ आप लोगों से यहाँ पर ये एरिया पूछा गया था, ये आप लोग देखिए जो ग्वेटमाला हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया कैरेबियन सी वाला एरिया, नॉर्थ अटलांटिक, कोस्टरिका ये इधर हो गया यहाँ पर। ये इस तरीके का जो एरिया है यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों से पूछा था मैप में, तो आप लोग यहाँ पर एक बार निहारिए से इंडिया के कंपेयर में, तब इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बीचों बीच देखिए ये होगी हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर इधर इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन, ये देखिए अब, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर निकारागुआ, ठीक है, ये आप लोग देखें मानागुआ यहाँ पर हो गई इसकी कैपिटल, और इधर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया होंडुरस ऊपर इसके, और नीचे हो गया यहाँ पर कोस्टरिका, ठीक है। तो ये है एरिया कैरेबियन सी आप लोगों को बीचों बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसका याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो निकारागुआ यहाँ पर ये है कोर्डोबा, अगर बात करें कैपिटल तो ये है यहाँ पर ये मानगुआ, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और ये इसका फ्लैग हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, इंडिया
कौन सी कंट्री के साथ मिलकर 777 मिलियन जो यहाँ पर डेवलपमेंट जो यहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड या मैरीटाइम से रिलेटेड जो यहाँ पर ये खरीदारी करने की बात की गई है, खासकर ब्रैक 8 मिसाइल की, तो ये कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पर 54 HAROP जो अटैक ड्रोन यहाँ पर कौन सी कंट्री से हम लोग ये यहाँ पर खरीद रहे हैं, किसे, इजराइल से। किसके लिए खरीद रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए, ये आप लोगों को बताना है। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। सऊदी अरेबिया की जो यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा एक्वायर करने की बात की गई है। क्या एक्वायर करने की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट कर ये आप लोगों को बताना है। साइमल्टेनियस अटैक की बात करें, 27 जो मेंबर अभी मारे गए रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के, तो ये आप लोगों को पता है कौन सी कंट्री के मारे गए अभी रिसेंटली, और हमारी कंट्री के जो 40 जवान शहीद हुए हैं। दोनों ने मिलकर अब टारगेट बनाया कि एक कंट्री को कहीं ना कहीं एक कंट्री के अपोजिट में खड़े हो गए दोनों कंट्री आकर। तो कौन सी कंट्री है जो हमारे साथ में खड़ी हुई है, पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम है यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान को अपोज करने के लिए कौन सी कंट्री हमारे साथ में आकर खड़ी हुई है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। आगे बात करते हैं ईरान की बात करें, चाबार पोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो नॉर्थ अटलांटिक साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो यहाँ पर है, ये हमको कौन से एरिया के साथ में कनेक्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा रीजन है खासकर पाकिस्तान को बाईपास कर ये आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं जो यहाँ पर ये बताना है आप लोगों को, जो कौन सा टैक्स यहां पर बात की जा रही है जिसके तहत यहां पर 25 करोड़ या फिर 10 ईयर से नीचे का और 100 जो करोड़ है यहां पर उसका टर्नओवर है, तो उसको उस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये आप लोगों को बताना है किसकी बात की जा रही है, कौन से टैक्स की बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों, क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्वेश्चन जो पूछे गए उनके आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।